कर लो भाई, क्या हर्ज है। अच्छा बच्चों, हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, बात यह है कि हम पढ़ रहे थे, जॉइंट स्टॉक कंपनी पे बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट पे बात कर रहे थे। आप सब बच्चों को प्रीवियस टॉपिक्स सही से याद है? क्या ख्याल है बच्चों? क्यों भाई नहीं याद? ऐसे करके आप उसकी तरह मैं आपसे पूछूंगा कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? जी बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? चल तू ही खड़ा हो जा। जो अकेला बंदा बिजनेस करे, ठीक है जी। अच्छा, उसमें फायदा क्या होता है भाई बताओ? हाँ, फैसले खुद कर लेते हैं, शाबाश, बैठ जा, पता है यही चीज है, और क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा बेटा, पार्टनरशिप क्या होती है? इसमें एक से एक और दो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, 20 तक कर सकते हैं। 20 तक कर सकते हैं, शाबाश, बैठ जा, वेल डन। ठीक है। अच्छा, भी पार्टनरशिप कितनी टाइप की होती है बताओ? जी बच्चों, टोटल कितनी टाइप्स की पार्टनरशिप होती है? 3 टाइप्स की। बेटे बताओ, 3 टाइप्स की कौन कौन सी होती है बताओ? लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक होगी बात। अच्छा जी, ये बताओ कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता है? आप में से कोई बेटे आप बताएंगे, लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर उसमें कोई आपको नुकसान होता है तो उसमें आपकी पैसे की जाती है, आप जो बिजनेस पे लगाया है। हाँ, लेकिन बेटे आपको दो पार्टनर्स का अलग अलग बताना है। एक जनरल पार्टनर, जनरल पार्टनर का क्या होगा? उसका क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो लिमिटेड पार्टनर उसके अंदर होगा, सिर्फ उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है जी, बैठिए, शाबाश। वो बच्चा जो पार्टनर, बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? नहीं, दो नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आप जितने भी पार्टनर होंगे सबको रजिस्टर्ड कराना होगा अपने आप को कि हम पार्टनर हैं, बट हमें लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस चाहिए। एससीसीपी में जाके आप एप्लीकेशन जमा कराएंगे, वो उसको अप्रूवल देंगे। आप कैपिटल बताएंगे कितना कैपिटल कारोबार में लगाना है, ठीक है, उसका बकायदा एक सिस्टम बनेगा। और फिर उसके बाद आपको ये सहूलत मिल जाएगी कि आपके कारोबार में नुकसान की सूरत में नुकसान सिर्फ उतना होगा जितने पैसे आपने कारोबार में इन्वेस्ट किए। तो बात समझ आती है? मुश्किल बात तो नहीं कोई? चलो ठीक है। अच्छा, बैठिए, शाबाश। अच्छा बच्चों, अब जब आपकी बात आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की, तो ये बात हमने थोड़ी सी लंबी खींच दी थी। हमने ये कहा था कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, इसका वजूद ऐसा है कि इसको एक शख्सी हैसियत दे दी गई। क्या दे दी गई बच्चों? शख्सी हैसियत दे दी गई, यानी इसको हमने ये हैसियत दे दी जैसे कि एक आम जीता जागता इंसान होता है। तो वो क्या कर सकता है? वो डिसीजन ले सकता है, वो मामलात को जो है वो टैकल कर सकता है, चीज़ों के बारे में, मतलब जैसे वो खरीद सकता है, बेच सकता है, तो वो सारी इसके पास जो है वो स्टेटस मौजूद। राइट जी। अब इसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ जो मेन मसला है वो ये है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज हैं, वो आमतौर पे प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती हैं और पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड है तो पैसा चंद एक लोगों तक महदूद है जो कारोबार में लगाएंगे, उससे कमाएंगे। और पब्लिक है तो हाँ, शेयर्स होंगे, और क्या होंगे? पब्लिक का मतलब ये आम आवाम में बेच दिए जाएंगे, जिसका दिल चाहे खरीद ले। इसलिए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं, इसको आप कॉर्पोरेट भी कह देते हैं। क्या हाल है बच्चों? ठीक है जी। और हम कहते हैं कॉर्पोरेशन की दो किस्में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लिमिटेड लाइबिलिटी को कॉर्पोरेशन इसलिए कहते हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, कि प्राइवेट कंपनी को भी जब कभी पैसों की ज्यादा जरूरत हो और वाकई उसका कारोबार किसी अच्छे लेवल का हो, तो वो भी अपने आप को उसमें शामिल करवा सकती। किसमें शामिल करवा सकती है बच्चों? पब्लिक लिमिटेड। और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देनी पड़ेगी कि मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ, आप खरीद लें। राइट जी। कोई मुश्किल बात
शील्ड है। अगर आपसे कोई गलती हो गई, कारोबार नहीं चल सका, उसमें कोई नुकसान हो गया, तो क्या होगा, वो जो शील्ड है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। वो जो शील्ड है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी बच्चों? हाँ, अगर कोई मसला है तो दे विल सेव योर पर्सनल एसेट्स। आपके पर्सनल एसेट को सेव करेगी। जाहिर है जो कारोबार में वो तो सेव हो नहीं ना, वो तो आपने लगाई। कारोबार तो होता ही रिस्क है, वो तो लगे हुए हैं रिस्क पे। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, अब ये हो गया जी हमारा। जो स्लाइड मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि बात ये कि यहाँ पे दो अलग अलग एंटिटीज बन गई। एक मालिक बन गए और एक कारोबार चलाने वाले। जो मालिक है वो कारोबार के मालिक है, यानी शेयर होल्डर है। ठीक है। बेटा मुझे बताएं ये रिपीट क्या करना है। अच्छा जी, जो मालिक है, मैं रिपीट ही तो कर रहा हूँ, ये तो पिछले वाले ही है, तो आप टॉपिक बता दें। अच्छा जी, अब बच्चों बात ये है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नेंस की बात हम ये कर रहे थे कि एक ओनर है और एक कारोबार चलाने वाले। कारोबार चलाने वालों का क्या नाम रखा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम रखा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये वैसे मैंने पढ़ाया था बेटा। लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने ये पढ़ाया था कि एक कंपनी है जिसको ने अपने आप को लिमिटेड लाइबिलिटी डिक्लेयर करवाया। इसमें दो फॉर्म्स हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका पैसा चंद एक लोगों तक महदूद रहता है, और जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो अपने शेयर्स को अवाम में बेच देती है। लेकिन दोनों के पास एक ही स्टेटस है कि उनके यहाँ जो भी मालिकान है उनका पैसा कारोबार में कंसीडर नहीं होता, उनका जाती पैसा। कारोबार का पैसा अलग रहता है, उनका पैसा अलग रहता है। और कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिक्लेयर करवा सकती है। कैसे करवा सकती है? उसे आईपीओ डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आईपीओ डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये जो हमने ब्लैक में लिखा है। और एक दफा वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे दें तो दे विल कन्वर्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। राइट जी? जी बच्चे लाइबा, इज इट सो क्लियर? क्लियर है तो हमारा जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे आइडिया हो जाएगा। तो बात समझ आ रही? अच्छा बच्चों, चले जी आगे चलते हैं जी। अगली बात ये आ गई कि जी दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया। एक कारोबार के मालिकान है, वो कारोबार के तमाम एसेट्स के मालिक हैं, और तमाम बिजनेस के एसेट्स उनके। और दूसरे कौन है? जो बिजनेस के फैसले करते हैं। दूसरे कौन है? जो बिजनेस के मामूलात को चलाते हैं। ठीक है जी? जी जरूर पढ़ेंगे आज बेटे, बताते हैं आपको सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। किताब सामने रखनी है और उसको रीड करना है। ठीक है जी? अच्छा, रीड करके क्या करना है? अगर आपको अच्छा लगे कि मुझे कुछ पॉइंट्स जहन में रह गए तो आप किसी किताब पे या कागज पे उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। और इसका पेपर चूंकि एमसीक्यूज बेस्ड आना है इसलिए इसको रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा सच कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, किसी टर्म को जैसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये याद कर लें। टर्म टर्म आए तो उसको याद कर लें, लिख लें, याद कर लें, अंडरलाइन कर लें। बाकी चीजों का क्या करें? उन्हें रीडिंग करके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है जी? अगर आप ये कर लेंगे आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया? रीडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और रीडिंग 2-3 दफा करें। चीजों की 2-3 दफा रीडिंग करें ताकि उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके थॉट्स आपके जहन में बैठ जाए। और अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो क्या करें? उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। अच्छा, और वो उसमें पर्टिकुलरली ये जो टर्म्स हैं आईपीओ वगैरह, इसको आप जरूर जहन में रखें। और ये याद रहे कि हमने इसको लिखना नहीं वहां, हमें जो आएगा वो एमसीक्यूज की शक्ल में आएगा। ठीक है जी? लेकिन करेगा वही जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि ये लोग क्या है? ये लोग हैं ऑनर और वो लोग हैं कारोबार चलाने वाले। अब गलतफहमी तो हो सकती है, वो कहे हमने मेहनत ज्यादा की है लिहाजा हक हमारा है, जो आ रहा है वो कमाएंगे हम तो खाएंगे भी हम, उनको हम थोड़ा बहुत दे देंगे। उन्होंने 10-10 हजार ही लगाया ना, वो कौन सी ज्यादा रकम। और इनका क्या हाल होगा? हम मालिक हैं, सारा हक हमारा है, ये हमारे मजदूर हैं काम पे लगाए हुए हैं, ये अपनी जो वेजेस हैं लें, बाकी सारा मुनाफा हमें। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए एक असूल बना दिए जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
और ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए है। प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो शेयर होल्डर खुद डायरेक्टर होते हैं, खुद ही होते हैं। जैसे 7 बंदे मिले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, वो खुद ही डायरेक्टर बन गए, अपने उनका कैपिटल है। वो तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऐसी शक्ल है जिसमें मिलके कारोबार हो रहा है। हाँ, वो पार्टनरशिप नहीं है, उसका नाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो इसलिए बनाई गई कि किसी वक्त वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकेगी और इस तरह कैपिटल ज्यादा गेन करके एक बड़ा नाम कमा सकेगी। ठीक है जी, विजन उसका ये। लेकिन ये जो है, ये असूल किसके लिए है? ऐसी कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कॉर्पोरेशन। कौन सी कॉर्पोरेशन है? पब्लिक लिमिटेड। वहीं पे शेयर होल्डर और गवर्नेंस अलग-अलग होगी ना। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्या कि एक ऐसे असूल वाज़ेह किए, प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स फर्क होता है, याद रखिए। लॉ और चीज होती है, प्रिंसिपल्स और चीज होती है। प्रिंसिपल असूलों को कहते हैं, लॉज वो होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको क्रिमिनल सजा भी मिल सकती है। प्रिंसिपल्स ने क्या किया? प्रिंसिपल्स ने ये कहा कि इसलिए लिखे गए कि ताकि दोनों पार्टीज के दरमियान इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, अलाइन किया जा सके, बताया जा सके कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका नाम है, उसका काम है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना। क्या लेना? स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना। और दोनों के इंटरेस्ट को अलाइन करके, यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना और इसके पैसे पर अपना हक नहीं जताना। असूल ये है क्या? आप किसके सामने जवाब दें, उसका इंग्लिश क्या लिखिए? अकाउंटेबल। आप किसके सामने अकाउंटेबल है? किसके सामने अकाउंटेबल है जी? कौन अकाउंटेबल है? डायरेक्टर्स अकाउंटेबल है। वेरी गुड। जो डायरेक्टर, कौन? जो फैसला कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वो किसके सामने जवाब दें? और इसके लिए वो कह रहा है एक मीटिंग हेल्ड होती है, उसका नाम मैंने बताया था आप लोगों को, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक दफा, ताकि शेयर होल्डर आपसे आगे जो है वो सवाल भी कर सके। अच्छा, उसके अलावा क्या है? कंप्लायंस विद ऑल लॉज एंड। अच्छा, ये लॉज कौन से, किसके लॉज हैं? कंपनी लॉज हैं। किसके लॉज है? पाकिस्तान ने बनाए ये लॉज। अच्छा, आगे क्या आ गया? रेगुलेशंस। रेगुलेशंस कहते हैं असूलों को। रेगुलेशंस किसको कहते हैं? रूल्स को। अच्छा, सबसे सख्त क्या चीज होती है? लॉ। लिख लीजिए, सबसे स्ट्रिक्ट क्या होता है? लॉ। उससे कम स्ट्रिक्ट होता है रेगुलेशन, और उससे भी कम स्ट्रिक्ट होता है प्रिंसिपल। ठीक है, कहीं जिक्र आ ही जाता है। तो सबसे सख्त क्या है? लिख लीजिए, मोस्ट स्ट्रिक्ट क्या है? लॉ है। और लेस स्ट्रिक्ट क्या है? रेगुलेशन। और उससे लेस स्ट्रिक्ट क्या है? प्रिंसिपल। तरतीब है इसकी। अच्छा, अब लॉ और रेगुलेशन में क्या फर्क है जी? ये बताना पड़ेगा मुझे, क्या ख्याल है? मिसाल तो देनी पड़ेगी, तीनों चीजें रखी। देखिए, अगर फर्ज कीजिए आज हुकूमत कहती है कि किसी भी वर्कर की सैलरी 38,000 से कम नहीं होनी चाहिए, किसी वर्कर की सैलरी, और हम किसी को फुल टाइम अपॉइंट करते हैं, सैलरी देने 25,000, तो बताइए हम किस चीज को वायलेट कर रहे हैं? लॉ को। तो क्या होगा अगर वो बंदा लेबर कोर्ट में चला गया, तो क्या होगा? हमें सजा मिले। सही होगी बात? ये किसका वायलेशन है? लॉ का। आपने सख्त चीज को छेड़ दिया ना। तो सबसे पहले हमने किसको कहा, किसको ओबे करो? कंप्लायंस। पहले लॉ से कंप्लायंस करो, फिर लॉ से निकल आओ तो क्या करो? रेगुलेशन से कंप्लायंस करो। अब रेगुलेशंस क्या है? हर फील्ड के अपने रेगुलेशंस हैं। जैसे फर्ज कीजिए आप हॉस्पिटल खोल लेते हैं, आप कहते हैं जी मेरे नजदीक घुटने का ऑपरेशन डॉक्टर को नहीं, इंजीनियर को करना चाहिए, क्योंकि वो मूव करता है, उसमें बेरिंग फिट करेंगे। ठीक है जी, ये किसका वायलेशन है? ये रेगुलेशन का, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का आपने रेगुलेशन वायलेट कर दिया। तो रेगुलेटिंग बॉडी कौन कौन सी होती है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई कैप है, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, पाकिस्तान की इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो किसकी है? इंजीनियर्स की। क्या हाल है? समझ आ रही बात की? तो ये क्या बनाते हैं? रेगुलेशन। ये भी स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं जितना लॉ होता है। अगर आप ऐसी कोई हरकत करेंगे, आपका हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर कोई लॉ लगाएंगे कि ये ह्यूमन रूल राइट्स का वायलेशन था, ये था, वो था,
या बंदे को गलत इंफॉर्मेशन दी, धोखा दिया, ये वगैरह वगैरह जो भी एक्ट लगा दें, लेकिन बेसिकली वो आपको ये करने नहीं देंगे। और अगर कोई बंदा कि मैं हेड बनाता हूँ, मैं सारे खर्चे का टोटल नीचे नहीं लिखूंगा, हेड तो सर पे होता है, मैं टोटल ऊपर लिखूंगा, तो कौन आगे गले पड़ जाएगा? आई क्या, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, वो कहेंगे भाई अकाउंटिंग के रूल्स वही होंगे, तुम जूते बनाओ, हॉस्पिटल खोलो, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाओ, आईएसओ स्टैंडर्ड क्या होंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होंगे, वो सबके लिए। जर्मनी में भी खर्चा खर्चा ही है, पाकिस्तान में खर्चा, लेकिन लिखने का तरीका जो हम बताएंगे वही तुम फॉलो करोगे, दूसरा तुम फॉलो। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा? क्या हाल है? सबसे सख्त क्या है? उससे सख्त क्या है? उसके बाद तो वो क्या कहता है, कहता है कि कंप्लायंस करेगा किससे? लॉ से भी और रेगुलेशन से भी, ना हमारे मुल्क का कानून तोड़े, ना हमारे मुल्क का किसी भी एसोसिएशन का, किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के रेगुलेशंस को वायलेट नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब ट्रांसपेरेंसी क्या चीज है? शफाफियत, बहुत अच्छा उर्दू का लफ्ज बोला, शफाफियत। उसके लिए करेंगे क्या? उसका हिसाब रखेंगे, ताना पड़ेगा। एक कील भी खरीदेंगे लिखेंगे, एक मशीन भी खरीदेंगे तो लिखेंगे, एक प्लांट भी खरीदेंगे तो डेट टाइम के हिसाब से। पहले कील खरीदा है तो कील ही खरीदेंगे, नेल ही लिखेंगे, पहले नेल ही लिखेंगे, नेल खरीदा ना पहले, तो पहले नेल खरीद लिखेंगे। और फिर प्लांट खरीदा है तो प्लांट लिखेंगे, बिल्कुल वैसे तुम्हें बताएंगे किस दिन हमने क्या। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही काउंटिंग होती है ना, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हाजिर है वक्त आपके पास, जब चाहे आप देख। अच्छा बच्चों, इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी, क्या हाल है? फैसले वो करेंगे, शाबाश। इंटेग्रिटी कहते हैं पाक किरदार होने को, वैसे तो है ना। इंटेग्रिटी ऑफ अ पर्सन का मतलब बंदा बड़ा एथिकल है, बड़ा असूल परस्त है ना जी। ऐसे बंदे को क्या कहते हैं यार, उसकी जात में की इंटेग्रिटी जो है ना वो बड़ी कमाल है। तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? फैसले क्या करेंगे? एथिकल। एथिकल फैसलों का क्या मतलब है? अगर प्रोडक्ट बना रहे तो कैसा बनाएंगे? अच्छा बनाएंगे, क्वालिटेटिव बनाएंगे। अच्छा, अगर फैसला लेंगे तो कोई गलत फैसला, हमेशा असूलों की रोशनी में सही फैसला करेंगे। अच्छा भाई, बात समझ आती है? अच्छा, अब देखिए एथिकल बिहेवियर है, एथिकल एक्शन क्या होता है। अच्छा, जापान में हम चले जाते हैं, टोयोटा की फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, हम उसे बुलाएंगे, वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो इतना नाराज होगा जैसे हमारे को नमाज तोड़ दे। ठीक है, वो कहेगा मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अगर मेरा कोई नट पेच ढीला रह गया तो मेरी तो मतलब मेरी तो कंपनी की इज्जत गई ना। तो वो अब बहुत गुस्सा करेगा और आप पे हंसेगा, कैसे अहमक आदमी काम करते बंदे को बुला रहा है। लिहाजा क्या है उनके यहाँ एथिकल डिसीजन है। वहाँ स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग्स जब इनिशियली कोई कंपनी में जाते हैं देखने के लिए, तो उनके रास्ते ऊपर बने हुए, आप ऊपर खड़े होकर सारा दिन देखते रहे, वो आपको माइंड नहीं करेंगे। वहाँ लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या काम हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द जो वर्कशॉप का काम है उसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हम हमारे यहाँ तो मिचेस फूड फार्म जाए ना, तो वो आपको प्लांट के पास खड़ा कर देंगे, लो जी देखो कहाँ बोतलें जा रही। वहां पे आपको सूट पहने बगैर अंदर जाने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले फूड बन रहा है यहाँ पे, पहले जाओ अपने जूते उतारो, कपड़े उतारो, वो वहां वॉशरूम में, वहां से नहा के हमारी किट पहन के अंदर आओ। क्या हाल है भाई? तुम्हारे बाल में भी कोई जरासीम हो सकता है ना। क्या हाल है? तो ये क्या है, एथिकल डिसीजन। हमेशा डिसीजन अच्छा करें, गलत फैसला ना करें। रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या बोला था बच्चों? जी बच्चों, हाँ, कोई भी फैसला करने से पहले एक एनालिसिस कर लेंगे इसमें रिस्क कौन कौन सा इन्वॉल्व है। क्या हाल है बच्चों? हर फैसला करने से पहले क्या होगा बच्चों? हम ये देखेंगे कि इसमें रिस्क कौन कौन सा इन्वॉल्व है। अगर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, जाहिर बात है हम जो है वो कारोबार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
चूंकि हम ये जानते हैं कि ये पैसा हमारा नहीं है, तो शेयर होल्डर का पैसा है। हम शेयर होल्डर के पैसे के साथ तो कोई मजाक नहीं ना कर सकते, कि कर सकते हैं? नहीं, शेयर होल्डर के पैसे के साथ हम कोई मजाक किसी किस्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? छोटी बात तो नहीं है यार। लिहाजा हम रिस्क नहीं लेंगे, उसका पैसा है। कोई भी कारोबारी फैसला करने से पहले तो कहता है एक्सपर्ट बैठेंगे। अच्छा भाई, ये इस कारोबार में पैसा लगाने लगे, क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, इससे हमारे पैसा डूब जाए। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या है? जी, स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाएंगे। स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाएंगे। क्या मतलब? अच्छे खासे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे। उन इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब ये होगा कि हमारी कोई चीज बाहर, कंट्रोल्स ये है ना, आप यहाँ से कोई चीज ले जाके दिखा दें मुझे, मल्टीमीडिया लेके चले चले, खोलते हैं आज मल्टीमीडिया ले जाते हैं। हाँ जी, अगर हम लेके इसका मतलब यहाँ इंटरनल कंट्रोल बड़े पुअर है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये है कि अंदर के एसेट्स बाहर, बाहर के एसेट अंदर आते हुए वगैरह, बुक्स लगी हुई हैं, गेट पास बने हुए हैं। हैं जी, मकसद क्या है? कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रिक्ट हो, कोई किसी बंदे के जहन में ख्याल भी ना आए कि तुम गड़बड़ कर सकते हो। किसी के जहन में ख्याल भी ना आए कि तुम गड़बड़ कर सकते हो। ना जी ना, वो तो हम करने ही नहीं देंगे। क्या हाल है बच्चों? तो बड़े सख्त किस्म के अंदर कंट्रोल। ठीक है ना? अच्छा, वो एक हॉस्पिटल था, नाम नहीं बताऊंगा, बदनामी होती है दूसरों की। तो वहां पे लेबोरेटरी में एक बंदा काम करता था, तो बड़ा मशहूर था कि बच्चों अपने का बहुत ख्याल रखता है। लोग लंच करते थे, वो लंच टाइम में अपने बच्चों के लिए फल लेने चला जाता। वो लंच टाइम में क्या करता था? फल लेने चला जाता। शाम को फल वल लेके घर चला जाता था। अब वो फल लेके जब घर चला जाता था, लोग कहते यार बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन चंद दिन बाद किसी ने गौर किया कि फल में ये बड़ी चीज लाता है, जैसे वाटरमेलन, मेलन, गर्मा, सरदा, यार ये पम्पकिन, यार बड़ी बड़ी चीजें क्यों लेता है? एक दिन गेट कीपर ने रोक लिया, उसने कहा जी ये तरबूज तो चेक होएगा। उनने चेक किया तो अंदर पूरी क्लोरोफार्म की बोतल, केमिकल की उसने ठोसी हुई, तरबूज ऊपर से वही जो चक्की लगी उसके लिए। हैं जी, समझ रहे बात? अब ये कंट्रोल से ना पकड़ा गया। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? अच्छा, अब किसी जमाने में ये होता था कि पैसे छपते थे पाकिस्तान के ईरान में, ईरान के पाकिस्तान में, अपने मुल्क में छापते, दूसरे के प्लांट लगा देते थे सेफ्टी के लिए। है जी, बाद में सिक्योरिटी अपनी अपनी रेंज होगी, सब ने अपने अपने बनाने शुरू कर दिए। तो कोई दूसरे मुल्क में नोट छप रहे थे, वो बंदा क्या करता था, कोई चीज या पैकिंग में, वेस्ट में पैसे मरोड़ मरोड़ के डाल देता। बाहर बास्केट जाती थी, वो चेक कर देंगे, मोड़ निकल आते। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? जैसे हमारी फैमिली में टेलरिंग का बड़ा था, हमारे बड़े बड़े दर्जी हुआ करते थे, बड़े बड़े। तो वो वहां भी एक लतीफा मशहूर था ना, कि बादशाह सलामत जो है ना, वो बुलाते थे अपना कपड़ा सिलाने के लिए दर्जी से। जब कपड़ा सिला रहे होते थे, तो दर्जी वहां से भी किसी ना किसी तरह से कोई कपड़ा बचा के ले ही आता था। हम खुद बड़े शरारती होते थे। एक तो एक खातून आई, तो उसके पास एक थान था कपड़ों का, जितना भी वो लाई थी उससे 3 सूट सिलाने थे। हमने 4 सी दिए, एक सूट मैंने अपना भी निकाल लिया बीच में। अच्छा, वो खातून आई ना, तो भाई कहने लगे यार भाग जा यहाँ से। यार क्या हुआ, इतनी तो बैठा हूँ। कहता हूँ जिसे कपड़े पाए बुढ़ी है। बहुत शरारती था बचपन में, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, अच्छा। तो वो एनीवे, तो हम बहुत शरारती हुआ करते थे, दुकान में बैठ जाना, जाके काम करने, छेड़खानी। है ना जी, मैं तो वैसे भी लेडीज टेलर था, वो जेंट्स काम करते थे। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? ये हो गई सारी बात।
ठीक हो गई। वो तो मेरे मैट्रिक में नंबर अच्छे आ गए तो घर वालों ने कहा "भाई यार अच्छा खासा पढ़ने वाला मजेदार आ गया"। और कहा इसके फॉर्म जमा कराओ गवर्नमेंट कॉलेज दाखिला हो गया। तो सबने कहा ये पढ़ने तो बच्चा पढ़ने वाला, तो पढ़ना शुरू कर दिया। वो मैंने 2 साल ही आराम किया होगा, तीसरा साल मेरा बीएससी का शुरू हुआ, ट्यूशन शुरू कर दी। उतने पैसे उधर से आ जाते थे। अच्छा बच्चों मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा हूँ, वो बात समझ आ रही है? देख लो, ऐसा ना हो बाद में सारी बातें जहन से निकाल बैठे। अच्छा ये बड़े मजे की स्टाइल है, शेयर होल्डर इलेक्शन में वोट डालते हैं और एक बॉडी सिलेक्ट कर लेते हैं। सही है जी। वो बॉडी क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो अपने में से सीनियर और अच्छे इंसान को सीईओ बना लेते हैं। ठीक है, वो मिलके क्या करते हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बाकी लोगों को सिलेक्ट करते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हैं। लेकिन जितने वो खुद होते हैं उतने ही एक्सपर्ट साथ ले लेते हैं अपने मशवरे के लिए। वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो पार्ट टाइम होते हैं। वो आते हैं सिर्फ कब? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है। लेकिन आप मिक्स तो नहीं करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को एजीएम के साथ। एजीएम जो होती है वो क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है जैसे डिफरेंट वन, वो क्या होती है? शाबाश बच्चों। क्यों भाई, सब बच्चों को मालूम है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसके अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर नहीं। शेयर होल्डर साल में एक दफा आएंगे ना एजीएम में। ये वो मीटिंग है जिसके अंदर ये फैसले हो रहे हैं ना बिजनेस को चलाने के, स्ट्रेटेजीज बन रही हैं। तो वहां पे वो उतने ही लोग नॉमिनेट कर देंगे जो एक्स्ट्रा नॉलेज ले आए, हाईली रिस्की डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑडिटर से लियाजोन कर लें और डायरेक्टर्स का रिन्यूमरेशन सेट कर दें। सही होगी बात। फिर वो दोनों मिलके क्या करेंगे, एक एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तय करेंगे और उसके बाद रिव्यू करेंगे किस चीज को? एनुअल परफॉर्मेंस को। जो रिपोर्ट देंगे हम शेयर होल्डर को जाएगी ना, फिर शेयर होल्डर कहेंगे हाँ देख रहे हो स्टेटमेंट ठीक है, पिछले साल डिविडेंड मिला था 15,000, इस साल मिल रहा है 20,000, हाँ यार प्रोग्रेस तो हुई है। और अगर पिछले साल 15 मिला था इस साल मिल रहा है 10,000, फिर क्या करेंगे? फिर वो खड़े हो जाएंगे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हम आगे जा रहे हो तुम पीछे से खेल रहे हो। सही है भाई। अच्छा बच्चों, अब स्ट्रक्चर ऑफ अ company, corporation. A company is created or incorporated through a charter or article of incorporation. The organization structure has 3 key components. कौन कौन से बच्चों? स्टॉक होल्डर, जिनको मैं शेयर होल्डर कह रहा हूँ वो स्टॉक होल्डर कहलाते हैं। और कौन है बच्चों? डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। सही होगी बात। अब मेरी स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ओनर किधर है बच्चों? सबसे ऊपर किस तरफ, लेफ्ट राइट? ओनर स्टॉक होल्डर है, ठीक है जी। और डायरेक्टर और मैनेजर किधर है? कंट्रोलर। डायरेक्टर और मैनेजर, राइट होगी बात। अच्छा बच्चों, अब आ जाए स्टॉक होल्डर्स। अब एक एक पे बात होगी। ठीक है, कंपनी समझ आ गई, कॉर्पोरेशन समझ आ गई, प्राइवेट भी समझ आ गई, पब्लिक भी समझ आ गई, थोड़ा सा उसका निजाम भी समझ आ गया। सब बच्चों को सही है? मेरी स्लाइड पसंद आई आप लोगों को? ऐसा नहीं आप बाद में कहें सर टाइम ही मेरा, मैं चाहता हूँ कि किताब पढ़ाएं, आप इधर उधर की बातें करते रहते हैं। हाँ जी, हमारा कीमती वक्त खराब करते हैं आप। अभी पता कोई नहीं होता बच्चों को, आजकल बच्चे बड़े सियाने आ गए। अच्छा बच्चों, आजकल बच्चे इतने सियाने आ गए खुद माँ बाप को मशवरे दे रहे होते हैं। पापा अगर आप ये ना करें आप वो करें तो ज्यादा अच्छा है। हैं जी, वालदा को मशवरा दे रहे होते हैं कि आप अगर चिकन की जगह मटन यूज करती हैं। अच्छा बच्चों, अब शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। क्या होल्ड कर रहे हैं? शेयर्स। ठीक है जी। कहता है कि दे मे रिसीव ए पोर्शन ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। दे कैन सेल ट्रांसफर देयर ओनरशिप इन द कॉर्पोरेशन। अच्छा, वो चाहे तो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। कैसे सेल होती है बच्चों रोजमर्रा जिंदगी में? क्यों, स्टॉक एक्सचेंज चले जाते हैं, वहां जाके कहते हैं यार ये मेरे पास 1,000 शेयर पड़ा है यूनिलीवर का, मुझे पैसे चाहिए, या मुझे पसंद नहीं है, या मैं कोई और खरीदना चाहता हूँ, ये कोई और ले ले, तो वो खरीद ले लेगा, कोई दूसरा ले लेगा। क्या ख्याल है बच्चों? स्टॉक होल्डर कैन अटेंड एनुअल मीटिंग। स्टॉक होल्डर एनुअल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। एक साथ जिक्र मैं कर चुका हूँ, उसका नाम क्या बताया था मैंने?
AGM, और वहां वोट कर सकते हैं किसके ऊपर, मैटर इफेक्ट द कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू विद इट्स चार्टर एंड बाय लॉज। लो जी, कंपनी का भी चार्टर होता है, कंपनी का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उसके भी अपने बाय लॉज होते हैं। ठीक है जी, कंपनी है, वहां पे खाने की प्राइस 1 रुपया, पिछले 50 साल से कितनी, 1 रुपया, डायरेक्टर के लिए भी और वर्कर के लिए भी। और वो जो 1 रुपया प्राइस है उसके अंदर खाना सेम है, डायरेक्टर और वर्कर चौकीदार सबको खाना एक ही मिलेगा। ये क्या, उनके बाय लॉज, उन्होंने लॉज बनाए हुए, क्या हाल है ना जी। हमारे CFE के अपने बाय लॉज है, हाल तो कि कॉर्पोरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ बाय लॉज है। अब जब मालिक क्लास पढ़ाने आता है तो क्या होता है, 2 बंदे उसका लैपटॉप उठा के लाते हैं, 2 बंदे उसको प्लग इन, देखा होगा आपने यार, अच्छी खासी भागम दौड़ी में अच्छी होती है यार, बल्कि एक बंदा पहले ही लैपटॉप लेके यहाँ बैठा होता है, क्या हाल है। और जब वो निकलते हैं, बाय लॉज के अंदर लिखा है कि उसको फिर एक छतरी लेके साथ साथ चलना, जो धूप ना ले, अपने अपने बाय लॉज। और फिर हम जैसा आ जाए तो उसे लैपटॉप भी पकड़ा देते हैं, कैमरा बाहर पड़ा है, सारा है, तुझे आप ही लाई बायलाज, क्या कर सकते। तो लिहाजा इनको कहते हैं बायलाज, जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। वैसे यार घरों में बड़े बायलाज होते हैं, क्या ख्याल है ना जी। जैसे वो हमारे घर का ला था, 10 बजे तक घर में आ जाए वरना ताला लग जाना है। और यानी ताला नहीं लगाते हुए कुंडी लगाते थे, और 10 बजे के बाद जब आप आते थे तो आपको अच्छी खासी सख्त इंक्वायरी को भुगतना पड़ता था, है जी। अब उसमें मुश्किल क्या होती थी, मुश्किल ये होती थी कि जब हम बड़े हुए तो दोस्तों के साथ खाना खाने चले जाते थे, और दोस्तों को फिर आदत है कि वो तो मजाक जब करते हैं, बातें करते हैं, तो टाइम का पता नहीं लगता ना। वो उम्र भी ऐसी होती है, उसमें बातें भी बहुत ज्यादा होती हैं। अब तो बातें कुछ नहीं होती, अब तो दोस्तों के साथ बैठ जाओ तो कहते तेरा बिजली का बिल कितना आया है, मेरा बिल कितना आया है। ठीक है, हाँ कभी पुरानी बात आ जाए कि हाँ यार वो तुझे याद है वो लड़की जिसने हाथ पकड़ लिया था, हाँ 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 याद है यार, वो लड़की याद है जिसने तुझे भी प्रपोज किया था, मुझे भी कर दिया था, हाँ हाँ हमने आपस। तो पुरानी बातें को भी लेके बैठ जाए तो वो बात एक और है। लेकिन क्या है कि अब वो बातें नहीं है हमारे पास ना, तो उस वक्त बड़ी बातें हुआ करती थी हमारे पास। तो जब घर आना तो बायलास बड़े सख्त थे, तो फिर बड़ी स्ट्रिक्ट होते थे, घर में घुसते ही अम्मी ने सख्ती से बुलाना। अब्बा हमारे बड़े सॉफ्ट, ठीक है, अब्बा हमारे सारी जिंदगी में 3-4 दफा तोनी लगाई, लगाते थे ठीक ठाक थे, यानी कि बाकी सारे मारते थे, जो वो शूज थेरेपी करते थे, अब्बा डंडे की थेरेपी करते थे या बल्ले की। हाँ, लेकिन काम भी बड़ा बड़ा गलत होता था, मस्जिद का मौलवी को छेड़ दिया जाए। हाँ, बरेलवी की मस्जिद में भाभी मौलवी से नमाज पढ़वा दी, ना हम भाभी ना बरेलवी, जानबूझ के शरारत। मसहब मजहब में ये गानगत होनी चाहिए। वो छुट्टी पे था, एक भाभी पकड़ा, ढूंढ के लाया, भाभी मिल ही नहीं रहा पूरे मोहल्ले में, जानबूझ के उसे नमाज पढ़ाई, उसकी जाब गई, वो सीधा घर आ गया। अब्बे ने फड़ के कुटा ना, मजहबी मजावरत मनाफरत में रहता है, किसी से गोली खा लेगा आराम से। यानी मौलवी को मजाक है यार, वो कह रहे हैं हमारी मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहा है, वहां गोलियां चल जाएंगी, तुझे तमाशे सूझ रहे हैं। हाँ जी, फिर डंडा चल नहीं था, क्या हाल है? नहीं, तो बड़ी सख्ती थी बच्चों। अच्छा, वो सख्ती एक तो इस टाइम पे बड़ी लगती थी, दूसरी जब नई नई शादी होती तब बड़ी ये सख्ती बुरी लगती थी। उसकी वजह ये कि मैं 9 बजे घर आता था, 9 बजे में लेक्चर खत्म होता था यूनिवर्सिटी में, विजिटिंग वाला रात को 9 बजे खत्म होता है, 6 से 9 शो चलता है हमारा, वो 9 बजे खत्म होता है। 9:30 घर पहुंचना, अब बेगम की आइसक्रीम खानी, 10 बजे ताले लग जाने, अब क्या करें। हाँ जी, बस फिर गुजारा, फिर जब तक वालदा का मतलब सख्त थी हमारी वालदा, तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, अल्लाह माफ करे। तो ये बायलाज, घर के भी बायलाज होते, लेकिन उस बायलाज का हमें फायदा हो गया क्या, हम फजूल फिरे नहीं, बहुत सारे मुश्किलात से बच गए, क्योंकि हमारे वालिदैन का कहना था कि रात के वक्त सारी बुराइयां शुरू होती हैं, बाजारों में, मोहल्लात में, जो बुराई है वो रात को ईशा की नमाज के बाद शुरू होती है। यानी ईशा की नमाज तो हम कह रहे हैं ना, याश लोग तो ईशा की नमाज थोड़ी पढ़ते होंगे, लिहाजा घर वालों ने एक असूल बनाया भी इतने बजे आना है। अच्छा, वो सख्ती क्यों हो गई, सख्ती इसलिए हो गई, खाला हमारी और
यानी वालदा एक ही घर में थी, मेरी खाला मेरी ताई भी थी। उनकी माशाल्लाह मेरे पैदा होने तक 5 बेटी थी। कितनी? 5 बेटी। हम पांच बहन भाइयों में 2 भाई 3 बहनें थी। ठीक है जी। अच्छा, बाद में खाला को अल्लाह का शुक्र है एक भाई भी दे दिया हमें, और मेरा कजन जो है खाला का बेटा। तो लेकिन वो हुआ ये कि भाई बड़े जो थे मेरे वो हैंडीकैप थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनको पोलियो टाइफाइड का प्रॉब्लम था। अच्छा, वो बाहर ज्यादा जा ही नहीं सकते। अब रह गया अकेला कौन? एक ही गंदा बच्चा घर में, जो क्रिकेट भी खेलता है, बाहर भी फिरता है, लड़कों से भी मिलता है, बाकी तो कोई मिलता ही नहीं है। लिहाजा बुराई किस पे आ गई? सारी आके हमारे ऊपर। ठीक है जी। तो ये होता है सख्ती। लेकिन वो बायलास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे हमारे यहाँ एक सख्त बायलास, सिगरेट हम बर्दाश्त नहीं करते अपने पास। सिगरेट ऐसे है कि जैसे किसी ने सिगरेट पिया, सीएफई छोड़ना तो पी लो इसके अंदर सिगरेट। पकड़े गए तो एट द स्पॉट फारिग। और दूसरा, हमारे यहाँ लड़के लड़कियों का मिक्सिंग पसंद नहीं किया जाता, बिल्कुल सिरे से नहीं। ठीक है जी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ एमबीए होता था, बीबीए होता, मैंने पैसों का नुकसान कर दिया, छोड़ दिया उसको। तो भाई इसका कॉलेज अलहदा बना लो, यहाँ नहीं ये चल सकता। क्योंकि एमबीए बीबीए बच्चों का टाइम होता है, वो बैठ जाते हैं। सारी एमबीए की लड़कियां अकाउंटिंग हमारे स्टूडेंट से पढ़ती थी, सीए की सारी। और वो सारा दिन बैठ के उनको एक एक को अलहदा अलहदा समझाते थे, जब तक समझ ना आ जाए घर नहीं जाते। पास एक नहीं हो रहा था, सारी बात है। जिम्मेदारी के साथ अपनी बहनों को कामयाब करा देते थे। उनके नंबर 99 आ रहे हैं। कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, जो मर्जी पढ़नी भाई हाजिर। और एक भाई, माशाल्लाह, भाइयों की लाइन लगी हुई है। क्या हाल है? क्यों जी? सही यार, वो ऐसे ही होता है इस एज में। तो हमने उसको यहाँ से हटा ही दिया। मैं खुदा बताता हूँ, यूनिवर्सिटी दौर में एक लड़की हुआ करती, थोड़ी बहुत बात कर लेती थी मेरे से, थोड़ी बहुत। ठीक है, मैं उसकी नेल पॉलिश की तारीफ भी कर देना हूँ, भी उसके बड़े लंबे प्यारे प्यारे थे। इस इव्स के अंदर वो सारा सामान मेरे से उठवाती थी। फाइन आर्ट्स की लड़की थी, सारे उसके बोर्ड मैंने उठा के रखने बसों में। ये वो सारी जिंदगी उसने मेरे से काम करा है जी। और जब वो क्वालिफाई कर गई, 6 महीने तक बातचीत भी रही, गपशप भी रही। 6 महीने बाद सर डायरेक्ट ही मैसेज दिया, मेरी शादी हो रही है, मैं तुम्हें इनवाइट करने आ रही हूँ। सीधी बात। अब इतनी मजदूरी जनाब, पंजाब यूनिवर्सिटी की बस के अंदर ये जनाब बोर्ड उठा के बशीर साहब रख रहे हैं जनाब, अगली तरफ लड़कियों की तरफ जाके उसका बोर्ड पकड़ा रहे हैं, फिर लड़कों वाली तरफ आके बैठ रहे हैं, फिर जनाब उधर उतरना है, जाके सबसे पहले उतर के जाके उसका बोर्ड पकड़ना है। इतनी खिदमत करनी। हाँ जी, दुनिया है, होता है बच्चों, क्या करें। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये सारे फजूल काम है, इसमें फायदा शादी एंड पे वालदा नहीं करते। अच्छा बच्चों, सो अब कहते हैं जी स्टॉक होल्डर इलेक्ट कर लेते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, और वो हैंडल करते हैं किसको? मैनेजमेंट। उनका मेजर गोल ये होता है कि हायर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एंड ओवरसीज द फर्म ऑपरेशन एंड फाइनेंसिस के। यार इसके ना फाइनेंसिस और ऑपरेशन को मैनेज करना है और पॉलिसीज बनाना है। स्मॉल फर्म्स में हैव एज अ फ्यू एज 3 डायरेक्टर्स। छोटी फर्मों के डायरेक्टर कितने हो सकते हैं बच्चों? 3। और बड़ी फर्मों के डायरेक्टर्स की तादाद यूजुअली 10 से 15 भी होती है। और जब बोर्ड ऑफ कहते हैं बोर्ड ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन टिपिकली इंक्लूड बोथ कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव एंड आउटसाइड डायरेक्टर। वो आउटसाइड डायरेक्टर वो होते हैं बच्चों जिनका मैंने आपको बताया था ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव तो उसने नाम ही लिख दिया ना। अच्छा, तो कहता है कि चूजन फॉर देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल एक्सपर्टीज। है हमने चूज इसलिए किया है क्योंकि उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ज्यादा है। आउटसाइड डायरेक्टर तो आते ही इसलिए क्योंकि देखिए हमने तो सीधा उसके लिखा गया था, हमने कहा था ये एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर आते हैं जो हमारे पास, इसलिए तो हमने इनको रखा है कि उस चीज का एक्स्ट्रा नॉलेज इनके पास है, वरना अदरवाइज हम इनको क्यों रखें बताओ भाई बच्चों, है ना जी। अच्छा, और आउटसाइड डायरेक्टर ओपन ब्रिंग अ क्या बच्चों? फ्रेश व्यू, fresh view to the corporation's activities because they are independent of the
कंपनी, चूंकि वो बाहर से आते हैं, उन्हें कंपनी का कोई बाहर या प्रेशर नहीं होता। जाहिर है वो कई कंपनियों के साथ काम कर रहे होते हैं और कई ऐसे काम कर रहे होते हैं उन्हें, और यहाँ पैसे देने का वही होता है, 5,000 रुपया टीए दे दिया, फिर 5,000 रुपया पर मीटिंग दे दिया, अगर कराची के हैं तो बाय टिकट दे दी साथ। तो बस यही है ना, वो फिक्स है। तो बोलने से नहीं डरते वो, बोलने की तो पैसे लेते हैं वो, इससे वो एक्सपर्टीज को सही तरह एक्सप्रेस करते हैं, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा बेटे, इनकी तादाद आम तौर पे जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि ये 10 है तो भी 10 ही होते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं कि इनसे आधे लाजमी होने चाहिए, अगर 10 है 5 लाजमी होने, 5 से कम हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं यार ये चला ही नहीं रहे कंपनी, एक्सपर्ट बुला ही नहीं रहे। और अगर उनसे ज्यादा हो तो वो कहते हैं ज्यादा अच्छी बात है, इसका मतलब ये एक्सपर्ट्स को बुला बुला के मशवरे कर रहे हैं। लेकिन वो जानबूझ के ऐसे लोग लाते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं और मशहूर भी होते हैं। जैसे अमेरिका की बड़ी कोई कंपनी है तो बिल गेट को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखेगी, वह नाम तो होगा ना। क्या हाल है कि नहीं, क्योंकि उसने इस बंदे को बुलाया और इससे काम ले लिया। Hired by the board of directors, executive officers of the corporation are top management, include president, chief executive officer and chief फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए बच्चों, इसमें से जो आपकी ड्रीम लाइफ है ना वो वाली चीफ फाइनेंशियल सीएफओ, और ये क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, ये बड़े अहम ओहदे होते हैं, ये बड़े अहम ओहदे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग कॉर्पोरेट गोल्स एंड पॉलिसीज। अब जाहिर है प्रेसिडेंट तो मैंने बता दिया था आपको, ये ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, ये कंपनी में इसका बड़ा स्टेबल रोल होता है, एजीएम हेल्ड करवाना, ये वो बुजुर्ग आदमी एक होता है कंपनी का बुजुर्ग, प्रेसिडेंट। ट्रेजरर, खजानादार, जिसके पास पूरा फाइनेंस पड़ा हुआ, वो ट्रेजरर है, ठीक है। एंड द सेक्रेटरी, कौन, वो जो मैंने बताया था कि चेयरमैन को कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होते हैं जो लॉ ग्रेजुएट हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अच्छी बात है। इनका काम है डायरेक्टर्स को हायर करना, अपॉइंटमेंट लेटर बनाना ऊपर वाली सतह पे, एजीएम हेल्ड कराना। इसलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे ये लोग बैठे हुए। राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? अच्छा, अब बच्चों बात ये आ गई कि जो हमारा कहते हैं जी कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं। कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा बच्चों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कुछ समझते हैं आप क्या होती है? चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होगा? कंपनी के पास बहुत सारे लोगों का पैसा, बहुत सारे रिसोर्सेज हुए, और बहुत सारे लोगों का इलम भी है ना जी, ऐसे ही है। अगर आज हम देख लें, फर्ज करें अगर आज हम देख लें दुनिया की कोई मशहूर कंपनी ले लेते हैं कैटरपिलर, तो कैटरपिलर के पास क्या है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफ इतने काबिल लोग, इंटेलिजेंसिया, ब्रेन, उसके साथ एक बड़ा सरमाया और एक बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये क्या है उसके कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मशीनें भी अच्छी हैं, इंसान भी अच्छे हैं, ख्यालात भी अच्छे हैं, ऐसे बच्चों। और आगे क्या आ गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बड़े स्केल पे काम करो, खर्चा कम होगा। रिपीट करते हैं, बड़े स्केल पे काम करो, खर्चा कम आएगा। बताओ अगर हम गवर्नमेंट का काम शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम गारमेंट्स का काम शुरू कर देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि कपड़ा, हमें जो एक एक शर्ट का कपड़ा लेने जाएंगे तो वो कितने का मिलेगा, और अगर हम 10 शर्टों का कपड़ा लेने जाएंगे वो कितने का मिलेगा? सस्ता कौन सा मिलेगा? बड़े पैमाने पे जाएंगे तो हम रोल खरीदेंगे। क्या हाल है? ऐसे ही बच्चों, बड़े पैमाने पे खरीदेंगे तो हम क्या खरीदेंगे? रोल खरीदेंगे। और जब बच्चों हम रोल खरीदेंगे तो जाहिर है यार, रोल तो महंगा बिकेगा ना बच्चों, सॉरी यानी सस्ता पड़ेगा, उसमें कमाई ज्यादा होगी। तो इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी एक एक बॉटल बनाते ये वाली, तो ये 150 में भी ना बनती, कहीं से बोतल ऐसी रेंज करते, लेबल लगाते, लेकिन जब मशीन ने बनाई तो ऐसे जल्दी जा रही थी चेन पे, और एक 25 रुपए की, सस्ती हो गई कि नहीं हो गई?
क्या ख्याल है? तो पहले दुनिया में ऐसे होता है बच्चों के, कोई चीज बनती है महंगी बनती है, फिर मास प्रोडक्शन होती है, तो मास प्रोडक्शन में क्या होती है? हर चीज सस्ती हो जाती है। क्या हाल है बच्चों? आप कोई मिसाल दें जो चीज पहले बड़ी महंगी थी फिर सस्ती हो गई। वन वन कंप्यूटर। मेरे बचपन में जब मैं कंप्यूटर पढ़ना चाहता था, तो कंप्यूटर बगैर हार्ड डिस्क पे होता था, बगैर किसी चीज के, वो 25,000 का था। हमारे स्कूल में आया था 25,000। और हम कैसे चलाते थे, कभी बताऊंगा आपको कि कितना मुश्किल था उसको चलाना, लेकिन मजा आता था। अच्छा, देन यू सी, आज वही कंप्यूटर आपकी जेब में है, और उस वक्त का 25,000 का मतलब है आज का 4 लाख रुपया। लेकिन आज आप उस जैसा उससे कई गुना एडवांस कंप्यूटर 50,000 में ले लेंगे, अच्छी कंपनी का, सैमसंग का ले लें। तो क्या हुआ, वक्त के साथ साथ चीजें सस्ती हुई। राइट जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, तो कहता है पहली बात वसाइल का कॉम्बिनेशन, समझ आती बात को? पैसा भी, माल भी, नॉलेज भी, और साथ बड़े पैमाने पे कारोबार। आगे क्या बच्चों? लिमिटेड लायबिलिटी। अगर कारोबार का नुकसान हो गया, आपको कोई फर्क पड़ेगा? कारोबार का नुकसान हो गया, आपको कोई फर्क पड़ेगा? सब बच्चे बताएं, हमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? तो भाई हमारे पास क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी शील्ड है। हमारे पर्सनल एसेट पे कोई हमला, नुकसान भी हो गया ना, हमें घर बेचना है ना गाड़ी बेचनी, भाई जो नुकसान था वही रहेगा। क्या हाल है? घर तक नहीं आता। आगे क्या होगा? ईज ऑफ, आबिद ने शेयर खरीदे 500, कल जाके इसने बेच दिए, आबिद का नाम काट के सलीम का लिख दिया, सलीम ने बेच दिया, नजीर का नाम, वो आगे से आगे, आगे से आगे चलेगा। तो मुश्किल तो बात नहीं कर रहा। एडवांटेज। अच्छा, अनलिमिटेड लाइफ। वैसे बच्चों अच्छा ये कि आप लिखें ड्यूरेबल लाइफ। अनलिमिटेड लाइफ तो सिर्फ अल्लाह की। जिस दिन क्यामत का सूद फीका जाएगा, तो आप जरा ईमानदारी से बताओ कि क्या पैकेजेस बचेगा, नेस्ले बचेगा? आप पता है अल्लाह सबको मार के एक वक्त आएगा सब मर जाएंगे, मौत के फरिश्ते को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की भी रूह कब्ज को। ओए होए होए, सारे अंबिया को जो वही देने आए हैं इनकी भी रूह कब्ज को। और आखिर में कहा जाएगा अपनी रूह कब्ज करके भी मेरे हवाले कर, है सेल्फ, जो भी कह लें, मैं कोई लफ्ज यूज करूं गुनाह ही ना हो जाए। और फिर अल्लाह काफी देर तक कोई चरिंद परिंद कुछ नहीं रखे, और तब सदा लगाएगा ऊंची आवाज। आज है कोई? आज है कोई? क्या हाल? बड़े बड़े बिल गेट, बड़े बड़े इमरान खान, बड़े बड़े नवाज शरीफ, बड़े बड़े मुशर्रफ, जियाउल हक, अकबर, है आज कोई? है आज कोई? आज सिर्फ अल्लाह है। आज सिर्फ अल्लाह, यही बात। मैं तो किसी से मोहब्बत ही नहीं, नेवर, सवाल ही पैदा, आई नेवर लव इट। क्योंकि मेरे दिल में जिसके लिए मोहब्बत है वो भी जो अल्लाह ने दी। क्या हाल? राइट जी, तो करेक्ट रखिए। सही जी। अनलिमिटेड लाइफ नहीं, ड्यूरेबल लाइफ कह रहे। ड्यूरेबल लाइफ का मतलब क्या है? भाई मालिक एक ने दूसरे को बेच दिया, चलता रहेगा सिलसिला, डायरेक्टर जिंदगी गुजारेंगे, मर जाएंगे, नए आ जाएंगे, और काम चलता रहेगा। अच्छा चलो, इसमें एक सवाल करते हैं आपसे, आपकी जहानत का सवाल। कोक कब बनी दुनिया में, वजूद में कब आई? कोको कोला कब वजूद में आई? क्या हाल है बच्चों? पेप्सी कब वजूद में आई? कोक वजूद में आई 1886 में, और पेप्सी वजूद में आई 1891 में। कितनी सदियां हो गई, है ना? ये है कंपनियों की लाइफ। पाकिस्तान बना, चलो छोड़ो,
इंडिया टूट गया, पाकिस्तान टूट गया, अब पाकिस्तान फिर मुत्तहिद हो रहा है, कौमें बनेंगी, टूटेंगी, नए नए ख्याल आएंगे। पता है बांग्लादेश वाले दोबारा से कायद आजम की तस्वीर छापने लगे करेंसी में। इस्लाम में बड़ा ताकत है, लाखों करोड़ों डॉलर लगा दिए, हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, लेकिन अल्लाह के एक हुक्म और ये सब इकट्ठे। क्या हाल है? अच्छा बच्चों, याद रहेगा आपको ये ऐसा क्यों हो जाता है इस खित्ते में? इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हुए सारे। इसी का खुरासान से जो फौज जानी है, जो फौज जानी है इमाम मेहदी की क़यादत में, वो यहाँ से जानी है। तू नहीं उसमें होएगा, हाँ ऐसे ऐसे का एडा कमजोर बच्चा रखन गया गला। तू तलवार पकड़ा सकता है वो भी अगर तू थोड़ी सेहत अच्छी कर ले। क्या हाल है? क्यों भाई? मैं सही कह रहा हूँ, आपको भी टर्की जाए ना और हजरत उस्मान गनी की तलवार आपको कोई पकड़ा दे, ऐसे आप तो ढाई नहीं जानी, ये एक हाथ से चलाते थे। इतने ताकतवर लोग थे, मजाक नहीं। हजरत अली हैदर, याद है ना आपको खंदक का वाक्य? वो उतना बड़ा देव, पूरा मक्का उससे घबराता था, तो 3 शर्तें रख दी। ईमान कबूल कर लो, नहीं तो वापस लौट जाओ, नहीं कहते फिर मेरे से जंग करो। बड़ा हंसा, एक वार किया, वो क्या, क्या हाल है? एक कले का दरवाजा उठाया, दरवाजे को पीछे से अकेले धकेला और पीछे पूरी फौज उनकी, 100-150 बंदा, ज्यादा शायद, दरवाजे समेत धकेल दिया। हो गया, आके कोई यार, क्या समझे? इस्लाम में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात तो समझ आ रही है मेरी? ओके।